दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एलिजाबेथन एज के एक इंपॉर्टेंट प्रोज राइटर की लाइफ को डिस्कस करेंगे जिनका नाम है फ्रांसिस बेकन। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, सारे पॉइंट्स डिस्कस करूंगा सब्जेक्टिवली। शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड। दोस्तों जब आप फ्रांसिस बेकन को पढ़ते हो तो एक चीज़ मेरी ध्यान में रखो, आपको जितने इनके फैंस मिलेंगे ना उतने ही ज़्यादा इनके क्रिटिक्स भी मिलेंगे। एक तरफ तो वो लोग हैं जो इनके वर्क्स को लेकर, इनके एक्सपेरिमेंट्स को लेकर, इनके कामों को लेकर इनकी तारीफ करते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो इनको बुरी तरह क्रिटिसाइज़ करते हैं। उनका कहना ये है कि ये अपनी पावर्स को बड़ा अब्यूज़ करते थे। एक नंबर के पॉलिटिशियन, कैलकुलेटिंग, कोल्ड और सेल्फिश टाइप के आदमी थे। इनके सपोर्टर्स की माने तो वो कहते थे कि साइंटिफिक मैन भी तो थे, नेचर के सीक्रेट्स को सामने लाने के लिए कितना काम किया था इन्होंने, पावर की कितनी ज़रूरत पड़ती है ऐसे काम करने के लिए। तो कुल मिलाकर हमें तो कुछ नहीं करना, हमें बस ये ध्यान में रखना है कि ये डबल नेचर्ड आदमी थे, क्योंकि इनमें दिमागी इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ तो बहुत थी लेकिन मॉरल वीकनेस भी थी। तो उनके कैरेक्टर को जज करने वाले हम कोई नहीं होते, हमें बस उन्हें पढ़ना है। ये लॉर्ड कीपर निकोलस बेकन के बेटे थे। इनके फादर लॉर्ड कीपर थे और इनकी माँ का नाम था एन कुक। इनकी माँ क्वीन एलिजाबेथ के खास आदमी लॉर्ड बर्ली की बहन थी। लॉर्ड बर्ली इनका मामा था मतलब। तो अच्छी फैमिली में पैदा हुए थे, कोर्ट तक एक्सेस आसानी से मिल गई थी। एलिजाबेथ खुद इनको बचपन में प्यार से लिटिल लॉर्ड कीपर कहकर बुलाती थी। क्या कहकर बुलाती थी? लिटिल लॉर्ड कीपर। हो सकता है सवाल बन जाए। 12 साल की एज में इनके फादर ने इनको पढ़ने के लिए भेजा कैम्ब्रिज में। 2 साल की पढ़ाई करने के बाद 14 साल की एज में यूनिवर्सिटी को इन्होंने छोड़ दिया। 14 साल की एज कितनी होती है दोस्तों? इतनी समझ कहाँ होती है। उस एज में ये बोलते हैं कि वहाँ पढ़ाने का तरीका रेडिकली गलत है। कहाँ पर? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। इवन किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का तरीका रेडिकली गलत है, क्योंकि उस टाइम पर प्रॉब्लम क्या थी कि सारे के सारे एरिस्टोटल की फिलॉसफी को बेस बनाकर पढ़ा रहे थे। कोई नई चीज़ तो प्रोड्यूस ही नहीं की थी उस टाइम तक। इनके हिसाब से ये जो सिस्टम है ना, ये ड्राई और यूजलेस ब्रांचेस का जंगल है। ऐसा जंगल जिसमें सूखी और बेकार लकड़ियां मिलेगी, जिस जंगल ने अभी तक कोई फ्रूट प्रोड्यूस नहीं किया है। 14 साल की एज में ये सिस्टम को क्रिटिसाइज कर रहे थे और 15 साल की एज में ये एक इंग्लिश एम्बेसडर था जो फ्रांस जा रहा था, उसके साथ हो लिए डिप्लोमेसी सीखने के लिए, स्टैटिस्टिक्स सीखने के लिए, समझने के लिए। कुल मिलाकर प्रैक्टिकल स्टडीज़ के लिए बाहर निकल पड़े। लेकिन 2 साल बाद इनको वापस लंदन बुलवा लिया गया, क्योंकि इनके फादर की डेथ हो गई थी। तो पैसे की ज़रूरत थी नॉलेज के लिए। नॉलेज ऐसे ही नहीं आती, उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। या तो खुद कमाओ या फिर किसी से एक सप्लाई मिलती रहे। दूसरा, लग्जरी लाइफ की भी तो आदत थी। बाप तो रहा नहीं, अब किसके पास जाए? अंकल बर्ली, एलिजाबेथ का खास। लेकिन अंकल बर्ली को बेकन खास पसंद नहीं थे। उनको लगता था कि बेकन सिर्फ सपने देखता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, सेल्फ सेंटर्ड है। तो सपोर्ट करना तो बहुत दूर की बात है। अंकल बर्ली ने क्या किया, एलिजाबेथ को भी मना कर दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है इसको पैसा देने की, धक्के खाएगा सीख जाएगा। दोस्तों फिलॉसफी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो एक्सपीरियंस लेने के लिए पैसे की एक सप्लाई मांगता है, जो बेकन के पास में नहीं थी। तो करने को क्या था, इन्होंने फिलॉसफी को छोड़ा और लॉ की पढ़ाई करना शुरू कर दी। छोड़ा नहीं, परमानेंटली नहीं छोड़ा। लॉ पढ़ते वक्त ये अपनी फिलॉसफी की नॉलेज नहीं भूले थे। वो अपनी लॉ की पढ़ाई में इस फिलॉसफी को डालते थे। डिडक्टिव मेथड जो सेंचुरीज से यूज़ होता आया था, उसको रिजेक्ट करके ये इंडक्टिव मेथड पर जोर दे रहे थे। इन्होंने बोला कि प्रोग्रेस के लिए 3 चीज़ें हैं जो हमें चाहिए। पहला, हम नेचर को फ्रीली इन्वेस्टिगेट कर सकें। दूसरा, हमें थ्योरीज से ज़्यादा फैक्ट्स पर फोकस करना चाहिए। थ्योरीज पर फोकस करने की बजाय फैक्ट्स पर फोकस करना चाहिए। और तीसरा, रिजल्ट्स हमेशा एक्सपेरिमेंट से आते हैं, आर्ग्यूमेंट से नहीं आते हैं। तो ये ABC है साइंस की, जो आज साइंस हम पढ़ते हैं ना, फ्रीली इन्वेस्टिगेट करना, फैक्ट्स पर फोकस करना, और तीसरा एक्सपेरिमेंट्स करना आर्ग्यूमेंट्स करने की बजाय। इसलिए आप देखना एज अ लॉयर भी बेकन काफ़ी सक्सेसफुल हुए। जब इन्होंने अपने एसेज के छोटे से कलेक्शन को पब्लिश करवाया जिसमें 10 एक एसेज शामिल किए थे, तब इनको एक ग्रेट फेम मिल गई एज एन ऑथर। लेकिन उस वक्त तक इनका ध्यान बहुत सारी जगहों पर था, जैसे आयरलैंड में शांति, इंग्लिश लॉ में सुधार करना, चर्च में सुधार करना, नेचर को स्टडी करना और एक नए टाइप की फिलॉसफी मार्केट में लाना। अब इतनी सारी चीज़ें दिमाग में थी, लेकिन तभी इनसे एक गलती हो गई। अब इसको गलती तो क्या कहें,
इन्होंने खुद के फायदे के लिए पॉलिटिक्स के गेम्स खेलना शुरू कर दिए। ये पॉलिटिक्स में घुस गए थे। किस तरीके से, मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। एक अर्ल ऑफ एसेक्स था उस टाइम पर, उससे इन्होंने दोस्ती बनाई, उसके खास बन गए। क्वीन एलिजाबेथ को वो बंदा बिल्कुल पसंद नहीं था, उससे दोस्ती की फ्रांसिस बेकन ने, और एसेक्स को अपने फायदे के लिए यूज़ करने लगा फ्रांसिस बेकन। फिर जब एसेक्स ने क्वीन से गद्दारी करने की कोशिश की तो फ्रांसिस बेकन ने खुद अपने दोस्त को, इतने खास दोस्त को पकड़वाया था और अपने दोस्त का ही गला कटवा दिया एक तरीके से, मतलब गला काट दिया था उस टाइम पर एसेक्स का। वो बोले कि जस्टिस ज़रूरी था, फ्रांसिस बेकन बोले जस्टिस ज़रूरी था, लेकिन दोस्तों दोस्ती का क्या हुआ? इसलिए दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि उनको अपनी मॉरल सेंसिटिवनेस की कोई परवाह नहीं थी। आप उनके एसेज ऑफ लव और फ्रेंडशिप को पढ़कर देखो, ऑफ लव और ऑफ फ्रेंडशिप को पढ़कर देखो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। शायद उनकी इंटेलेक्चुअलिटी उनको अंदर से कोल्ड और डेड बना चुकी थी। एलिजाबेथ के राज में इन्होंने बहुत बार कोशिश की ऊपर उठने की, लेकिन चाचा बर्ली आगे बढ़ने नहीं देता, रास्ता रोक लेता, ब्लॉक कर देता रास्ता। शायद क्वीन भी उस वक्त बहुत चालाक थी धूर्त लोगों को समझने में, इसलिए वो चाहती तो क्या नहीं कर सकती थी, खुद भी बेकन की तरक्की करवा सकती थी, लेकिन जानबूझकर एक पायदान नीचे रखा कि डिस्टेंस बना के रख, दूरी रख। लेकिन दोस्तों 1603 में जब क्वीन की डेथ हुई और जेम्स फर्स्ट राजा बना तो बेकन ने खुद को एक तरीके से नए राजा को खुश करने के लिए एक तरीके से झोंक दिया, और बेकन को सपोर्ट भी मिला, खूब फेवर मिला किंग जेम्स फर्स्ट का। सबसे पहले नाइट बना दिया गया, फिर एक पैसे वाली लड़की से शादी भी हो गई। फिर 1605 में एक वर्क लिखा था, फेमस वर्क था एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, वो लिखकर अलग फेम मिल गई फ्रांसिस बेकन को, जेम्स का सपोर्ट में मिल गया। 1613 में अटॉर्नी जनरल बन गए, बड़ा तेज़ी से तरक्की कर रहे थे। लेकिन दोस्तों जितना तेज़ी से इंसान तरक्की करता है ना, उतना ही तेज़ी से उसके दुश्मन भी बनते जाते हैं, क्योंकि ये हमेशा से अपनी पावर्स का खुद के फ़ायदे के लिए गलत यूज़ करते आए थे। और क्या बोलते थे कि मुझे जितनी ज़्यादा पावर्स मिलेगी, जितना ज़्यादा पैसा मिलेगा, मैं साइंस के लिए उतना ज़्यादा काम कर पाऊंगा, ये आर्ग्यूमेंट देते थे वो। और दोस्तों 1617 में अपनी खुद की मेहनत से ये अपने फादर की पोजीशन तक पहुंचे थे, लॉर्ड कीपर की पोजीशन तक, और अगले ही साल इनको लॉर्ड चांसलर भी बना दिया गया, और इनको एक टाइटल भी मिला लॉर्ड वेरुलम का। फिर बाद में एक और ग्रेट वर्क लिखा इन्होंने, नोवम ऑर्गेनम। ये दोस्तों फ्रांसिस बेकन का सबसे इम्पॉर्टेंट फिलोसॉफिकल वर्क है जो उन्होंने लैटिन में लिखा था। इस वर्क का टाइटल जो है एरिस्टोटल के वर्क ऑर्गेनम से लिया गया है। नोवम ऑर्गेनम का मतलब है नए टाइप के लॉजिक, जिनको आज हम बेकोनियन मेथड के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों जितना तेज़ी से ये आगे बढ़ रहे थे, जिस तरीके से इनको पॉलिटिकल सक्सेस मिलती जा रही थी, उस तरीके से ये पॉलिटिकल सक्सेस को ज़्यादा टाइम तक एंजॉय नहीं कर पाए। एक तूफान था जो जेम्स की कोर्ट में लंबे टाइम से पनप रहा था, और वो सर फ्रांसिस बेकन के सिर पर टूटा। 1621 में इन पर आरोप लगे, इनको अक्यूज़ किया गया कि इन्होंने ब्राइब ली है। इन्होंने खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था और माफ़ी की एक गुहार लगाई थी जजेस से। लेकिन उस वक्त फ्रांसिस बेकन का कट्टर दुश्मन एडवर्ड कोक जज था, उसने बेकन के लिए कोई मर्सी नहीं दिखाई और इन पर 40,000 पाउंड्स का जुर्माना लगाया गया, जेल में डाल दिया गया अलग, और हमेशा के लिए कोर्ट से बाहर कर दिया गया अलग। जेल से तो ये बाहर आ गए और फाइन भी सेटल हो गया, लेकिन एक ऑनर, एक इज्जत और सेल्फ रिस्पेक्ट को एक ठेस लगी थी। आप इनका ऐसे ऑफ ग्रेट प्लेस पढ़ना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। दोस्तों परमानेंटली पब्लिक लाइफ से बाहर हो गए इसके बाद में फ्रांसिस बेकन, और अपना सारा ध्यान लिटरेरी वर्क्स पर लगाया और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स पर, साइंटिफिक वर्क्स पर लगाया। अपने एसेज कंप्लीट किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, अपनी थ्योरी लिखी, बहुत सारे साइंटिफिक आर्टिकल्स लिखे, और साइंटिफिक नोवेल भी लिखी थी एक, जिसका नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा। और एक ग्रेट फिलोसॉफिकल वर्क लिखा था दोस्तों, इंस्टूरेशियो मैग्ना, जो अधूरा रह गया था। क्योंकि 1626 में ये अधूरा क्यों रह गया मैं आपको बताता हूँ। 1626 में ये एक एक्सपेरिमेंट में लगे हुए थे। कैसा एक्सपेरिमेंट? कि बर्फ़ का यूज़ करके कैसे हम मीट को प्रिजर्व कर सकते हैं, जैसे आज फ्रिज में करते हैं वैसे ही बर्फ़ के साथ में एक्सपेरिमेंट करने में लगे हुए थे। तो निमोनिया हो गया इनको और इनकी डेथ हो गई। इनके वर्क्स की अगर हम बात करें तो एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, नोवम ऑर्गेनम और इंस्टूरेशियो मैग्ना,
ये तीनों वर्क्स फिलोसॉफिकल वर्क्स हैं दोस्तों। फिर इनके एसेज जो आज हर लिटरेचर के स्टूडेंट को पढ़ने ही पढ़ते हैं, मतलब पढ़ाए जाते हैं और पढ़ने भी चाहिए। दोस्तों लैटिन लैंग्वेज को लेकर इनके दिल में बहुत प्यार था। दुनिया इनकी लैटिन वर्क्स को तो इतना पढ़ती नहीं, नेगलेक्ट करती है और इंग्लिश वर्क्स को पढ़ती है, जबकि लैटिन में इन्होंने ग्रेट वर्क्स को लिखा है। इनके एसेज 3 एडिशन में पब्लिश हुए थे। फर्स्ट एडिशन 1597 में आया था, जिसमें सिर्फ 10 एसेज को इन्होंने पब्लिश करवाया था। और उस टाइम पर ये जो सारा ज्ञान इन्होंने एसेज में डाला है वो सब इनके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से इकट्ठे करके एक बुक बनाई थी छोटी सी। फिर 15 सालों तक इन्होंने कोई एसेज को पब्लिश नहीं करवाया और फिर 1612 में सेकेंड एडिशन में अपने 38 एसेज को इन्होंने पब्लिश करवाया। फिर लास्ट एडिशन जो आया था वो 1625 में आया था। उसमें इन्होंने अपने पुराने कुछ एसेज को पॉलिश किया और कुछ एसेज नए ऐड किए और जाकर 58 एसेज को पब्लिश करवाया लास्ट वाले एडिशन में। इनके एसेज इतने छोटे होते थे कि 4 या 5 घंटे में आप सारे एसेज को कंप्लीट कर लोगे, लेकिन उनको समझने के लिए आपको उन्हें दर्जनों बार पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, तब जाके इनके एसेज समझ में आएंगे, क्योंकि बहुत ही प्रैक्टिकल एसेज लिखते थे ये। अब मैं इनकी साइंटिफिक नोवेल का नाम बताता हूँ, जैसा कि मैंने कहा था, न्यू अटलांटिस, जिसमें इन्होंने यूटोपिया की बात की है सर टॉमस मोर की तरह। तो ये फ्रांसिस बेकन की छोटी सी लाइफ थी जो मैंने आपको बताया। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया है तो मैं उम्मीद करता हूं आपको फ्रांसिस बेकन की लाइफ समझ में आई होगी दोस्तों। बहुत ढंग से बनाने की कोशिश की है इस वीडियो को। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो।